कल हमने एक नया अध्याय आरंभ किया था, आदिम अर्थव्यवस्था। क्या है आदिम अर्थव्यवस्था, इसके बारे में हमने जानने की चेष्टा की थी। हम इस तथ्य से भलीभांति परिचित हैं कि विश्व की कोई भी संस्कृति हो, किसी भी कालखंड में रही हो, कोई भी व्यवस्था हो, वो जीविका उपार्जन के लिए निरंतर प्रयास करती है। पर चूंकि आदिम अर्थव्यवस्था आज भी ज्ञान के प्रकाश से दूर है, तकनीकी ज्ञान के प्रकाश से भी वो दूर है, ऐसी स्थिति में उनके लिए जीवन स्वयं में एक बहुत बड़ा संघर्ष और चुनौती है। इन सारी तथ्यों से आप परिचित हुए थे। तत्पश्चात हमने आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को जाना था। आज हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू को आगे बढ़ाते हैं और आदिम अर्थव्यवस्था की 5वीं विशेषता को जानने की चेष्टा करते हैं। देखते हैं 5वीं विशेषता क्या कहती है। आदिम अर्थव्यवस्था की 5वीं विशेषता है यातायात के साधनों का अभाव। देखिए, कोई भी व्यवस्था, हम यहाँ अर्थ की बात करें, कोई भी आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से उन्नति करती है, बहुत तेज़ी से प्रगति करती है अगर उसके विकास की गति के साथ पहिए जुड़ जाएं। समझ गए आप? पहिए जुड़ जाएं का क्या मतलब है? अर्थात यातायात के साधन सुलभ हो जाएं। अब यातायात के साधन सुलभ कैसे होंगे? जब हमारे पास उनकी जो बेसिक नेसेसिटी, अगर बस चलनी है तो सड़कों का होना ज़रूरी है, अगर ट्रेन चलनी है तो पटरियों का होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें भी, ये सारे संसाधन सरकार उपलब्ध करा सके, एक राष्ट्र उपलब्ध करा सके। पर ये उपलब्धता तभी होगी जब अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। दरअसल ये ताना बाना आपस में एक दूसरे से गुथा हुआ है। यातायात के साधन अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं और अर्थव्यवस्था का एक अंश जो सरकारें चुनी जाती हैं वो अपने बजट का एक अंश इस ओर हमेशा इसका प्रावधान रहता है कि नित्य नवीन सड़कों से पूरे राष्ट्र को आपस में एक दूसरे से जोड़ा जाए, जिससे अर्थव्यवस्था को प्रगति मिल सके। अब अगर हम इसे आदिम अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं तो यहाँ स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आदिम समाजों में यातायात के साधनों का अभाव होता है, ये सर्वविदित है, क्योंकि यहाँ की भूमि बंजर होती है, ऊंची नीची होती है, सड़कें होती नहीं हैं। और उसका एक साफ कारण है कि उनके पास वो सोच ही नहीं है। और वो सोच क्यों नहीं है? क्योंकि वो ज्ञान से दूर हैं। दूसरी बात यह है कि अगर सोच है भी तो वो कैसे उन संसाधनों को ला सकेंगे, क्योंकि उनके पास धन का अभाव है। कल हमने बात की थी ना कि उनके पास अधिशेष धन तो है ही नहीं, तो कैसे इस प्रकार की व्यवस्था को स्थापित कर सकेंगे? वे स्वयं दुर्गम स्थानों पर रहते हैं जहाँ आने जाने के साधन नहीं होते। तो इन परिस्थितियों में ना तो वो कहीं आ जा सकते, ना ही वो कोई काम कर सकते, नौकरी भी नहीं कर सकते, तो अपनी वस्तुएं आसपास जाकर वो बेच भी नहीं सकते। तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो दृष्टिगोचर होती है, बिल्कुल स्पष्ट है आदिम अर्थव्यवस्था में। इसके बाद हम देखते हैं वस्तु विनिमय। क्या है वस्तु विनिमय? मजुमदार तथा मदान ने जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था के लक्षणों का वर्णन किया है। हम ये देख रहे हैं कि मजुमदार और मदान ने, हमने ये जाना कि आदिम अर्थव्यवस्था के बारे में काफ़ी कुछ शोध किया है, इसलिए उन्होंने समय समय पर अलग अलग जो आदिम अर्थव्यवस्था के मुद्दे हैं उन पर उन्होंने अपनी टिप्पणियाँ दी हैं। तो जब वस्तु विनिमय की बात आती है तो मजुमदार तथा मदान ने जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था के लक्षणों का वर्णन किया है। वो कहते हैं कि जनजातियों का मुद्रा उपयोग कम होता है। आधुनिक समाजों की तरह से मुद्रा का उपयोग विनिमय के माध्यम से व्यापक रूप में नहीं मिलता, तो मुद्रा बैंक एवं साख संस्थाओं का उपयोग केवल गैर जनजातीय समूह के साथ लेन देन करने में होता है। जनजातियों में आपस में लेन देन हमेशा वस्तु विनिमय के रूप में ही देखने को मिलता है। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है जो मैंने कल भी आपको बताई थी कि वहाँ मुद्रा का अभाव है। आज आपको कोई सामान खरीदना है, कोई वस्तु खरीदनी है, तो उस वस्तु को जहाँ वो वस्तु उपलब्ध हो सकती है उस दुकान पर आप जाकर कुछ मुद्रा देकर उस सामान को खरीद सकते हैं। पर आदिम अर्थव्यवस्था में तो मुद्रा
का प्रावधान ही नहीं है, मुद्रा है ही नहीं। ऐसी स्थिति में अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि एक मिट्टी का सकोरा खरीदना है, मिट्टी का बर्तन खरीदना है जिसमें वो अपना खाना बना सके, तो वो क्या करेगा कि वो खेती करता है, उसके पास कुछ चावल होंगे तो वो कुछ चावल लेकर जाएगा और उस चावल को देगा, उसके बदले उससे मिट्टी लेगा। तो जो व्यक्ति चावल नहीं उगाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो उसके लिए उन चावलों की उपलब्धता हो जाएगी जिससे वो अपना भोजन बना सकेगा, और जो मिट्टी के बर्तन नहीं बनाता उसके पास मिट्टी के बर्तन की उपलब्धता हो जाएगी। तो ये वस्तु विनिमय सभ्यता के आरंभ में सभी लोग करते थे, परंतु जैसे जैसे सभ्यता का उन्नयन हुआ, विकास हुआ, तो ये पद्धति समाप्त हो गई। यद्यपि वस्तु विनिमय की पद्धति आज भी वहाँ उपलब्ध है जहाँ पर ज्ञान का प्रकाश नहीं है, यथा आदिम अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं, आदिम समाजों की जब हम बात करते हैं। उसके बाद हम सातवीं विशेषता देखते हैं, वो है लाभ आर्थिकी का अभाव। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जो कुछ भी अर्थव्यवस्था में हम इन्वेस्ट करते हैं, अर्थव्यवस्था में हम पैसे लगाते हैं, या हम कोई भी निवेश जब करते हैं तो हमारे भीतर एक मूल भाव क्या रहता है, अधिकतम लाभ को प्राप्त करना। वो निवेश ही इस उद्देश्य से किया जाता है कि हमें लाभ की प्राप्ति हो। परंतु जहाँ अधिशेष राशि ही नहीं है, अधिशेष पूंजी ही नहीं है, वहाँ तो जहाँ चुनौती जीवन की क्या है, अपने जीवन का यापन करना, अपने जीवन यापन करना। वह व्यक्ति कैसे सोच सकता है कि वो कुछ इस प्रकार का काम करे जिससे उसको लाभ की प्राप्ति हो। तो ये स्पष्ट बात है कि आदिम समाजों में उत्पादन बहुत कम होता है और लाभ बनाने के उद्देश्य तो कदापि नहीं किया जाता। तो सामूहिक जो सुदृढ़ता है, एकता है, सहभागिता है, पारस्परिक उत्तरदायित्व की भावना है, इन सब कारण से लाभ कमाने की भावना का वैसे भी अभाव हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, अब देखिए एक बात और मैं आपको समझाना चाहूँगी। आदिम समाजों में जनसंख्या बहुत कम होती है, एक छोटा सा समुदाय जैसा होता है जहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे को जानता है, एक दूसरे से भावनात्मक लगाव होता है। अब आप अपने परिवार में ये नहीं सोचेंगे ना कि मैं ये काम करके परिवार के सदस्य से किसी प्रकार का लाभ प्राप्त कर लूँ। तो जबकि आधुनिक अर्थव्यवस्था में तो ये इसलिए सहसा से संभव है कि जनसंख्या लाखों और करोड़ों में होती है, आप किसी को जानते नहीं है, तो आपके भीतर ये भाव नहीं होता कि अगर मैं किसी से लाभ प्राप्त करूं तो कहीं आपके भीतर ये नहीं होता कि नहीं मैंने ये काम गलत किया है, क्योंकि ये माना जाता है मूलतः कि जहाँ भावनात्मक लगाव होता है वहाँ लाभ की भावना निवास नहीं कर सकती। तो इसलिए आदिम समाजों में लाभ की भावना का अभाव होता है। अब इसके बाद हम आठवां जो विशेषता देखते हैं वो है नियमित बाजार का अभाव। जनजातियों में खरीदने की क्षमता नहीं होती। अब ये तो आपको स्पष्ट है क्यों नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते, परंतु उनके पास वो संसाधन ही नहीं है, उनके पास मुद्रा नहीं है, उनके पास आर्थिक सुदृढ़ता नहीं है। बार बार उस बात को मैं आपको दोहरा रही हूँ कि उनके लिए तो इतना कठिन दुर्गम जीवन वो जी रहे हैं कि रोटी का इंतज़ाम करना, खाने का इंतज़ाम करना, वो अधिकतर मछली को मार के खाते हैं, जानवरों को मार कर खाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए यही अपने आप में एक चुनौती है। तो वो कैसे उनके भीतर एक आम जीवन जीने की या सामान की खरीद फरोख्त की क्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो उत्पादन इतना नहीं होता कि वो रोज़ बाज़ार में जाकर बेचा जाए। खरीदार भी रोज़ रोज़ बाज़ार नहीं जा सकते। जनसंख्या बहुत कम और विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैली होती है। इन सब कारणों से आदिम समाज में नियमित बाज़ार का अभाव मिलता है। फिर हम देखते हैं संस्थात्मक रूप से नियमित बाज़ार है उसका प्रचलन नहीं मिलता, लेकिन बाज़ार का जो कार्य है उसके विकल्प स्वरूप यहाँ पर साप्ताहिक हाट मेले या त्योहारों पर लगने वाले बाज़ारी वस्तुओं का खरीद फरोख्त आदि होता है। बाज़ार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा के एकाधिकार का भी अभाव होता है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। व्यक्ति अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को बाज़ार में लेकर आते हैं जो कि बिल्कुल भी नियमित नहीं होते हैं, और जो संस्थात्मक बाज़ार हैं वहाँ उनका प्रचलन ही नहीं है। ये तो एक विकल्प व्यवस्था के तौर पर साप्ताहिक हाट या मेले लगते हैं जहाँ बाज़ार का खरीद फरोख्त किस रूप में होती है, वस्तु विनिमय के तौर पर होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं नौवां जो बिंदु है वो है नवाचार का अभाव। क्या है नवाचार? किसी
नई वस्तु को लेकर आना, किसी नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, कोई नया उन्मुखीकरण करना, है ना। तो क्योंकि आदिवासी रूढ़िवादी तथा अंधविश्वासी होते हैं और इनमें स्थिरता अधिक होती है, तो नवाचार का स्वागत कम करते हैं। ये लोग स्वयं तो कोई खोज अथवा आविष्कार करते नहीं, प्रसार के कारण अगर कोई नवाचार इन तक पहुंचता भी है तो उसे भी वो नहीं अपनाते। तो नवाचार को अपनाने से डरते हैं, इसलिए इन आदिम समाजों में आंतरिक अथवा आरोपित नवाचार बहुत कम देखने को मिलते हैं। इनकी आर्थिकी का विकास बहुत धीमी गति से होता है। ठीक है, इतना हम समझ गए। अब हम देखते हैं एक और विशेषता, वो है उपभोक्ता वस्तुओं पर आधारित आर्थिकी। ये क्या है? आदिम समाज की आर्थिक क्रियाएं प्रमुख रूप से अपनी आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं पर केंद्रित होती हैं, जैसे भोजन और वस्त्र, आवास, ये जिसे हम कहते हैं ना रोटी, कपड़ा और मकान। तो जो कुछ पैदा करते हैं वो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जिसका वो स्वयं उपयोग करते हैं। इसलिए हर स्थिति में ये बात ध्यान रखने योग्य है कि आदिवासी शायद ही कोई वस्तु बनाकर उसे बेचते हैं। ये मुश्किल से ही वस्तुओं का संचय कर पाते हैं तथा व्यापारिक विनिमय कर पाते हैं। तो अधिकतर इनकी आर्थिक क्रियाएं जो हैं खाद्य पदार्थों तक ही सीमित रहती हैं, उसके बाद वस्त्र और आवास की आवश्यकता पूरी करते हैं। पहले तो ज़रूरत क्या है? आपका जो शरीर है, आपका अस्तित्व बना रहे, तो उसके लिए भोजन ग्रहण करना बहुत अधिक आवश्यक है। जब भोजन ग्रहण हो जाता है, कर पाते हैं, उसका जुगाड़ कर पाते, तत्पश्चात ही ये वस्त्र का और आवास का क्या कहेंगे हम, आवास का ये इंतज़ाम करते हैं, है ना, उसके लिए ये प्रयास करते हैं। पर इनके लिए तो देखिए अधिकतर जो आदिवासी हैं वो कम वस्त्र धारण करते हैं और अधिकतर अब तो स्थितियाँ बहुत परिवर्तित हो गई। मैं आपको स्वयं का अनुभव बताती हूँ कि ये बात 82, 83, 84 के आसपास की बात होगी। मैं बस्तर रहा करती थी अपने माता पिता के साथ, बहुत छोटी थी, शायद 5वीं क्लास या 6ठी क्लास में पढ़ती थी। और मुझे भली भांति याद है कि क्योंकि बस्तर एक ट्राइबल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है, ज्ञान का प्रकाश वहाँ थोड़ा बहुत जो भी पहुँचा था तब तक, मैं आपको 80s की बात बता रही हूँ, परंतु पुरुष वहाँ एक ही वस्त्र धारण करते थे, यहाँ तक कि स्त्रियाँ भी एक वस्त्र को धारण करके अपने ऊपर के तन को उसी वस्त्र से ढकती थी। कहने का तात्पर्य है कि आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं थी कि दो अलग अलग वस्त्रों से स्वयं को ढका जा सके। ये मैं आपको वो अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूँ। तो आप ये कल्पना कीजिए कि वो आदिवासी जो दुर्गम स्थानों पर रहते हैं, उनकी क्या स्थिति होती होगी। ठीक है, इसके बाद हम अन्य विशेषता देखते हैं। विभिन्नता में एकता। दुबे, दुर्खीम, मजुमदार तथा मदान, ये सभी मानवशास्त्री जिनका मैंने नाम लिया उसमें से 3 तो भारतीय मानवशास्त्री हैं, दुबे, मजुमदार तथा मदान, और दुर्खीम पश्चिमी मानव समाजशास्त्री हैं। इन विद्वानों का कहना है कि आदिम समाजों का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से परस्पर संबंधित तथा निर्भर है। ठीक है, अब उसके बाद क्यों निर्भर? देखिए, जब हमेशा छोटे समूह में आप घनिष्ठता देखेंगे, आपसी लगाव देखेंगे, वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपस में एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं और उनमें उसी प्रकार का लगाव देखने को मिलता है जैसा परिवार के सदस्यों में मिलता है। और एक चीज़ और है कि जो थोड़ी दूर दूर पे आदिम समाज हैं, वो आपस में मेले, त्यौहार आदि के समय एक दूसरे से मिलते हैं और धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक क्रियाएं वो साथ ही करते हैं। मेलों में वो देवी देवता की पूजा करते हैं, मनोरंजन करते हैं, वस्तुओं की खरीद फरोख्त करते हैं, संस्कृति का आदान प्रदान भी करते हैं। इसके बाद हम अन्य विशेषता देखते हैं। व्यक्तिगत एवं सामूहिक संपत्ति का महत्व क्या है? सर्वप्रथम मेलिनोवस्की ने और उसके बाद अनेक सामाजिक मानवशास्त्रियों ने स्पष्ट किया
कि आदिम समाजों में दोनों ही प्रकार की संपत्ति, व्यक्तिगत तथा सामूहिक का प्रचलन मिलता है। सर्वप्रथम इसके बारे में किसने चर्चा की थी? मैलिनोवस्की ने। और उन्होंने कहा था कि आदिम समाजों में व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की संपत्तियों का प्रचलन देखने को मिलता है। मैलिनोवस्की ने ट्रोम्बिया द्वीप के लोगों का अध्ययन करके बताया था कि उनके मछली पकड़ने के अभियान में नौका जाल सामूहिक संपत्ति होती है तथा मछली पकड़े जाने का अभियान सामूहिक क्रिया होती है। तो इस बात को हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि एक सामूहिक अभियान, एक सामूहिक संपत्ति कैसे हुई कि जब वो एक व्यक्ति न जाकर, जब बहुल मात्रा में मछलियों को पकड़ना है तो नौका में जाकर उन्होंने एक बड़ा जाल बिछाया और उस मछली को जब वो पकड़ के लेकर आ रहे हैं तो उनकी सामूहिक संपत्ति हुई। और मछली पकड़े जाने का अभिप्राय सामूहिक क्रिया होती है। और आर्थिक क्रियाएं भी सामुदायिक कर्तव्य होते हैं, उसमें व्यक्ति अपने जीवन यापन के उद्देश्य में भी भाग लेता है। तो नौका अभियान में जाने से पूर्व एवं एक सामूहिक भोज का वो आयोजन करते हैं, जिसकी व्यवस्था जो नौका अभियान का जो मुखिया होता है वो करता है। कृषि भूमि, नदी, तालाब, शिकार का क्षेत्र, चारागाह आदि सामूहिक संपत्ति के अंतर्गत ही आते हैं। कौन कौन सी चीज़ें सामूहिक संपत्ति के अंतर्गत आती हैं? कृषि, नदी, तालाब, शिकार का क्षेत्र, चारागाह, ये सब सामूहिक संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। और व्यक्तिगत संपत्ति के अंतर्गत कंद, मूल, फल, उपकरण, तीर, धनुष आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं उपहार, आदिम अर्थव्यवस्था की एक और विशेषता। उपहार क्या है? आदिम अर्थव्यवस्था में उपहार के द्वारा भी लेन देन होता है। अगर किसी के यहाँ पैदावार अच्छी होती है तो वो अपने संबंधियों तथा मित्रों को उपहार देता है। ये संबंधी तथा मित्र भी समय अनुसार जब कोई चीज़ उनके यहाँ अधिक होती है तो वो उसे उपहार स्वरूप देते हैं। मैलिनोवस्की ने वस्तु विनिमय तथा उपहार का लेना देना आदिम अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग माना है। उपहार देकर जन साधारण मुखिया या सरपंच का अपने प्रति ध्यान आकर्षित करता है और वो बदले में जिन्हें उपहार दिया गया है उनका विशेष ध्यान रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ठीक है। ये बात आप समझे कि किसी जगह अधिक उत्पादन हुआ है, किसी व्यक्ति ने अधिक उत्पादन किया है तो वो दो तरह से उपहार देता है। पहला उपहार तो वो अपने चिर परिचित लोगों को देता है, उन लोगों को देता है जिनसे उसका लगाव है, भावनात्मक लगाव है। और उसके अलावा वो देता है उपहार सरपंच को, मुखिया को। और स्वाभाविक तौर पर जब वो सरपंच और मुखिया को उपहार देता है तो उससे प्रशस्ति पत्र, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रशस्ति पत्र तो कहाँ से मिलेगा क्योंकि ये लोग शिक्षित नहीं हैं, लेकिन एक स्नेह, एक सानिध्य और एक सरपरस्ती, जिसे हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन दूसरे लोगों के कंपैरिजन में अधिक मिलेगा जिन्होंने उपहार नहीं दिए हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं धार्मिक एवं जादुई क्रियाएं। मैलिनोवस्की ने बताया कि जब ट्रोम्बिया द्वीप के लोग गहरे समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं तो धार्मिक कृत्य करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है बच्चों कि देखिए, इसे धार्मिक कृत्य माना जाता है क्योंकि उनका ये विश्वास होता है। देखिए, आपको याद होगा जब मैंने धर्म जादू विज्ञान आपको पढ़ाया था तो ये हमने बहुत भली भांति इस चीज़ को पढ़ा था कि जो आदिम समाज है वो अलौकिक शक्ति पे विश्वास करता है। मैंने आपको यहाँ तक बताया था कि अगर बिजली कड़कती है, कहीं बिजली गिर जाती है तो ये लोग अर्थात आदिम जो समाज है वो ये मानता है कि ये अलौकिक शक्ति के कारण ही ऐसा हुआ है। तो उन्हें विश्वास होता है कि यही अलौकिक शक्ति उन्हें खूब मछलियाँ देंगी, गहरे समुद्र में उनकी नौका की रक्षा करेंगी, क्योंकि गहरे समुद्र में जाने में डूबने की संभावना रहती है। तो उनका ये मानना है कि वो अलौकिक शक्ति उनके जीवन और उनके प्राणों की रक्षा करेगी और वो सुरक्षित लौट कर आएंगे। इसलिए ये धार्मिक कृत्य माना जाता है। एक आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा होने के बावजूद भी इसे धार्मिक कृत्य मानते हैं। इसी प्रकार उनके सफ़ेद जादू के द्वारा उत्पादन बढ़ाए जाने की बात भी यहाँ प्रचलित है। तो अनेक समाजों में उत्पादन के कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व देवी देवताओं की पूजा की जाती है।
तो फसल बोने के समय, फसल काटने के समय तथा ऐसे ही इन अवसरों पर पूजा पाठ, अनुष्ठान, त्यौहार आदि भी मनाए जाते हैं। ठीक है, अब हमने आज पढ़ा आदिम समाजों की अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताओं को, और कल की कक्षा में भी हमने कुछ विशेषताओं को जाना था। कल हम एक नवीन हिस्सा आदिम अर्थव्यवस्था का पढ़ेंगे, एक नवीन भाग पढ़ेंगे, जिससे हम और आदिम अर्थव्यवस्था के बारे में जान सकेंगे, उनकी चुनौतियों को जान सकेंगे, उनके कष्टों को जान सकेंगे, और ये इस तथ्य से हम परिचित हो सकेंगे कि आधुनिक अर्थव्यवस्था और आदिम अर्थव्यवस्था में किस तरह से अंतर है। आशा करती हूँ कि आज जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, और कल की कक्षा में जो वीडियो मैंने आपको शेयर किया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे और कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे, वो आपने देखा होगा। आशा तो यही करती हूँ कि समय निकाल कर आप देखेंगे, और जब आपको कोई समस्या आएगी तो आप मुझसे मैं रोज़ इस बात को दोहराती हूँ कि आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी समस्या लिख सकते हैं, और हम हर हालत में कोशिश करेंगे कि हम आपकी समस्याओं को सुलझा सकें, इस आशा के साथ कि आप बहुत पढ़ेंगे और जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।